Assalamu alaikum dear students, this is your chemistry teacher Sir Sarfraz Ali। आज जो टॉपिक है हमारा वो है सरफेस टेंशन। अब इससे पहले जो हमने लिक्विड में पढ़ा था विस्कोसिटी, उसके फैक्टर्स और प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम इन द लैब मालूम कर सकते हैं विस्कोसिटी, उसका वैल्यू डिफरेंट लिक्विड्स का। और हमने जो लिक्विड यूज़ किया था वो अल्कोहल था। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सरफेस टेंशन और दूसरा टॉपिक है कैपिलरी एक्शन जो है ना, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को जो हम शो करते हैं बच्चे, वो गामा की सिंबल से है। इट इज़ डिनोटेड विद गामा, denoted by गामा सिंबल। ठीक है बच्चे, तो सरफेस टेंशन को हम गामा सिंबल के साथ शो करते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन ये है कि इट कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ या एनर्जी पर यूनिट एरिया on the surface of a liquid, on the surface of a liquid। अब ये है सरफेस टेंशन इज़ ए सरफेस फेनोमेना। ये सरफेस के ऊपर होती है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ ये रिलेटेड है। अब अगर सपोज़ मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ जिसके ज़रिए मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ कि सरफेस टेंशन है क्या। सपोज़ यहाँ पे ये है एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स रखे, कोई लिक्विड हमने इसके अंदर रखा है, सपोज़ वाटर। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं उस लिक्विड के और ये हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स। सपोज़ ये लिक्विड है यहाँ पे। अब क्या होता है कि सपोज़ दिस इज़ अ कंटेनर, ये अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे बल्क मॉलिक्यूल्स। तो सपोज़ दिस मॉलिक्यूल जो मैंने इसको यहाँ पे ये ग्रीन कलर का मैं कर दिया चेंज। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज़ अ इनर मॉलिक्यूल या इसे हम कहेंगे बल्क मॉलिक्यूल। जबकि ऊपर यहाँ पे जो सरफेस ऑफ द लिक्विड पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस है किसी लिक्विड का, ये है कंटेनर। तो नाउ दिस मॉलिक्यूल इज़ अ सरफेस मॉलिक्यूल। तो दो किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक ये सरफेस का मॉलिक्यूल है जो है ऊपर, और ये बीच में यहाँ पे इनसाइड है, बल्क मॉलिक्यूल भी इसे कहते हैं। किन बुक्स में कहाँ पे इसको इनर मॉलिक्यूल करके लिखते हैं। अब ये जो अंदर का मॉलिक्यूल है इनर मॉलिक्यूल, इसको ये मॉलिक्यूल इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड, और अपवर्ड मॉलिक्यूल भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है। तो बल्क मॉलिक्यूल को चारों तरफ से लेफ़्ट राइट अप डाउन चारों तरफ से अट्रैक्शन हो रही है। अगर हम ये कहें कि दोनों फोर्सेस आपस में सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी ज़ीरो। इसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स या स्ट्रेस या टेंशन क्रिएट नहीं हो रहा। जबकि अगर हम सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स में इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चे, दोनों आपस में अगर कैंसिल हो जाएँ तो ठीक है, बाकी यहाँ पे डाउनवर्ड पुल हो रहा है इसको। अगर हम देखें ऊपर तो एयर है, एयर के साथ इसकी कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। तो अपवर्ड फोर्स यहाँ पर एब्सेंट है।
अपवर्ड फोर्स यहाँ पर एब्सेंट है, नहीं है। तो चलो क्या है, सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स। तो ये भी सरफेस का मॉलिक्यूल, इसको भी डाउनवर्ड फोर्स हो रहा है, इसको भी डाउनवर्ड फोर्स हो रहा है, इसको भी डाउनवर्ड फोर्स हो रहा है। डाउनवर्ड कहें या इनवर्ड कहें, तो याद करें बच्चे वो फोर्स, द फोर्स। अब इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ दिस सरफेस टेंशन, दूसरी डेफिनेशन बना रहा हूँ कि ड्यू टू इनवर्ड पुल ऑफ इनर मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू इनवर्ड पुल of inner molecules to the surface molecules creates a tension, at the surface of liquid, at the surface of a liquid. This tension is called surface tension. इस टेंशन को हम क्या कहते हैं बच्चे, सरफेस टेंशन कहते हैं। इस सरफेस टेंशन को शॉर्ट में मैं लिखूँगा ST। तो ST है क्या बच्चे यहाँ पर सरफेस टेंशन। देखो, ड्यू टू इनवर्ड पुल ऑफ इनर मॉलिक्यूल्स, बात बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी बात कि कौन सा पुल हो रहा है, इस चीज़ को फोकस करें। इनवर्ड पुल किसका, इनवर्ड पुल ऑफ इनर मॉलिक्यूल्स टू दी सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स को नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इनवर्ड पुल करते हैं, डाउनवर्ड पुल करते हैं, तो एक खिंचाव, एक टेंशन, एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है एट द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड। दैट टेंशन इज कॉल्ड अ सरफेस टेंशन। क्रिएट्स अ टेंशन या फोर्स या स्ट्रेस कहाँ पर, एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। क्यों कि सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स को इनवर्ड पुल हो रहा है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अपवर्ड पुल। अपवर्ड पुल नहीं हो रहा। चलो यहाँ पे क्या हो रहा था, अपवर्ड पुल को डाउनवर्ड पुल कैंसिल कर रहे थे, तो ओवरऑल कोई टेंशन क्रिएट यहाँ पे नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चे, अंदर के मॉलिक्यूल या इनर के मॉलिक्यूल की बात हो रही है। जब हम सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट राइट तो पुल हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, जबकि अपवर्ड कोई फोर्स है नहीं। सरफेस के मॉलिक्यूल्स को डाउनवर्ड पुल बहुत स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू अपवर्ड। तो क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस इनवर्ड पुल या डाउनवर्ड पुल ऑफ इनर मॉलिक्यूल्स to the surface molecules creates a tension कहाँ पे, at the surface of this liquid. So this tension will be termed as surface tension. वही बात, सिंपल डेफिनेशन है कि due to inward pull of inner molecules to the surface molecules creates a tension कहाँ पर, at the surface of a liquid. This tension will be termed as surface tension. सिंपली हम इसको इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि ये होता है सरफेस टेंशन। जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अंदर के मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड पुल करें, इनवर्ड पुल करें, तो एक खिंचाव जो है प्रोड्यूस हो जाता है एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। चलो हमें किससे नज़र आया, अगर आप इसके ऊपर कोई मॉस्किटो बिठा दो, कोई पत्थर रखो, वो तो डूब जाएगा, उस सरफेस टेंशन को कैंसिल कर देगा, ख़त्म कर देगा, और बॉटम में जाके बैठ जाएगा स्टोन, हैवी स्टोन। अगर हम मॉस्किटो की बात करें, कोई इंसेक्ट की बात करें, तो इंसेक्ट आसानी से जब इसके ऊपर बैठेगा बच्चे, तो आप देखोगे अगर तो इंसेक्ट के जो फीट होते हैं वो जब रखेगा पानी के ऊपर, तो बिल्कुल थोड़े अंदर इनवर्ड तरफ होंगे, मगर वो अंदर बिल्कुल घुस नहीं जाएंगे, पेनिट्रेट होकर उसके अंदर नहीं चले जाएंगे। क्यों कि जब वो एक्शन लगा रहा है तो पानी से भी एक रिएक्शन है, एक ऐसा फोर्स है, टेंशन है, जो उसको अपवर्ड की तरफ मूव करा रहा है। तो उस टेंशन को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो ये होता है सरफेस टेंशन। तो व्हाट इज़ द सरफेस टेंशन। अच्छा, फार्मूला बेस अगर डेफिनेशन है दूसरी, जहाँ से हम इसका डायमेंशन या यूनिट निकालेंगे, वो क्या होगा बच्चे, इट कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। दूसरा होता है क्या, या एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। अब यहाँ पे मैं इसके यूनिट्स ड्राइव कर रहा हूँ, यूनिट्स को या डायमेंशंस को। तो अब सरफेस टेंशन है क्या, नंबर 1 सरफेस टेंशन यहाँ पर है क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हाउ टू ड्राइव द यूनिट,
वो सिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो सरफेस टेंशन इज़ व्हाट बच्चे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन और लेंथ का होता है वो होता है मीटर। तो द बिगर एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज़ न्यूटन पर मीटर, या अगर इसको छोटा करके हम लिखें तो न्यूटन का होता है डाइम्स और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर। तो मोस्टली बुक्स में जो वैल्यूज़ गिवन है हमें वो न्यूटन मीटर में नहीं है, जबकि वो स्मॉलर जो यूनिट होता है सरफेस टेंशन का डाइम्स पर सेंटीमीटर उसमें उस फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस सरफेस टेंशन वास, जो अभी यहाँ पे हमने किया वो है न्यूटन पर मीटर। दिस इज़ द बिगर यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन वाइल द स्मॉलर यूनिट इज़ डाइम्स पर सेंटीमीटर। चलो इसी सरफेस टेंशन का हम दूसरा यूनिट ड्राइव करते हैं या डायमेंशन बनाते हैं। इसका दूसरा क्या हो सकता है? तो बच्चे वो क्या होगा, डेफिनेशन को आप देखो, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी का जो बिगर यूनिट होता है बच्चे वो जूल होता है विथ एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो बिगर यूनिट ऑफ दिस सरफेस टेंशन कैन बी जूल पर मीटर स्क्वायर, या अगर इसको हम स्मॉलर करके लिखें तो एनर्जी का जो स्मॉलर यूनिट होता है अर्ग और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो या तो डाइम्स पर सेंटीमीटर से ज़्यादातर हमें मिलता है या दूसरा हो जाता है अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सरफेस टेंशन के यूनिट्स ड्राइव कर सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम दिस डेफिनेशन नंबर 1। फिर ये दूसरी डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई कि जिसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि सरफेस के ऊपर कुछ हो रहा है और उस टेंशन को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में से हमें क्या मिला, बड़ा यूनिट न्यूटन पर मीटर या डाइम्स पर सेंटीमीटर, और दूसरा हमने क्या ड्राइव किया, जूल पर मीटर स्क्वायर या अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किसका, सरफेस टेंशन का। कुछ लिक्विड्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, जैसे हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होती है ग्लिसरीन की, फिर उसके बाद हनी की, फिर इस तरीके से वाटर और मुख्तलिफ लिक्विड्स थे। अब यहाँ पे नंबर 1 पे जो हमने लिक्विड रखा है बच्चे वो है मरकरी। मरकरी की सिंबल होती है Hg। मरकरी वाहिद मेटल है वो जो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है, बाकी इसके अलावा जितने भी सारे मेटल्स हैं ना वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो मरकरी इज़ अ मेटल, लिक्विड मेटल, तो इसका फार्मूला होता है, इसका सिंबल होता है Hg। जबकि दी वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इज़ हाउ मच, 47.6 डाइम्स पर सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा अगर MCQ आ जाए एंट्री टेस्ट में कोई आपसे पूछे कि डैश लिक्विड हैज़ द मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, लाइक मरकरी हो गया, वाटर हो गया, बेंजीन या इथाइल अल्कोहल, तो यू विल टेक मरकरी हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, दैट इज़ 47.6। दूसरे नंबर पे वाटर आ जाता है। ये याद करने के लिए बहुत अहम है कि वाटर हैज़ द डैश वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, यू विल से 72.58 डाइम्स पर सेंटीमीटर। थर्ड वन पे बेंजीन आ जाता है, चौथे नंबर पे एसीटोन, और पाँचवें नंबर पे आखिर में जो आ जाता है वो क्या है, इथाइल अल्कोहल। सुने इस बात को गौर से। अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो सबसे कम विस्कोसिटी किसकी आ रही थी, एसीटोन की। एसीटोन लास्ट में था। अब सरफेस टेंशन में क्या आ गया, इथाइल अल्कोहल लास्ट में आ गया है। तो ये एक हिंट और ट्रिक है आप बच्चों के लिए याद करने के लिए। अगर एग्जाम में आ जाए कि डैश हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी, यू विल से एसीटोन। ठीक है, सिलेबस, हमारे सिलेबस की बात हो रही है। वैसे इथाइल, डाईइथाइल ईथर की बात करो, अगर 6 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूँ डाईइथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, C2H5O C2H5, तो डाईइथाइल ईथर का अंदाज़न 17 to 18। वैसे कम तो डाईइथाइल ईथर का है एज़ कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल। क्यों, किस तरीके से, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी लेक्चर में इंशाल्लाह। तो सबसे कम किसका हुआ, डाईइथाइल ईथर का 17, मगर सिलेबस की बात हो रही है तो वहाँ पे डाईइथाइल अल्कोहल 22.03 लिखा हुआ है सबसे कम। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमने फैक्टर्स पढ़े थे विस्कोसिटी के, तो इस तरीके से वही सेम फैक्टर्स इक्वली अप्लाई होते हैं कहाँ पे, सरफेस टेंशन पे, इक्वली। बिल्कुल समझो फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन बिल्कुल एक जैसे, उनका ट्रेंड बिल्कुल सेम ही होगा। अगर आपने विस्कोसिटी के सारे फैक्टर्स याद कर लिए तो जस्ट विस्कोसिटी को रिप्लेस करो विद द सरफेस टेंशन, तो बिल्कुल जवाब आपको सही मिलेगा। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन किसके बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में, और इसके यूनिट्स कैसे ड्राइव होते हैं, खुद सरफेस टेंशन होता क्या है। और बच्चे इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है स्टेल्गमोमीटर। स्टेल्गमोमीटर
स्टेल्गमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम मालूम करते हैं सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड्स। जैसे इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था विस्कोसिटी के लिए विस्कोमीटर हम यूज़ करते हैं, जबकि सरफेस टेंशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चे, स्टेल्गमोमीटर। स्टेल्गमोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेयर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड्स। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है, ऐसे ये इसका शेप होता है स्टेल्गमोमीटर का। पानी हम ऊपर से ऐड करते हैं या अल्कोहल जो भी सैंपल लिक्विड हो यहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ से ड्रॉप्स के फॉर्म में निकल आता है। ये सपोज़ मार्क ए हो गया, ये मार्क बी, इसके बीच में हम यहाँ पे सक करके लिक्विड को ऊपर लेके फिर छोड़ देते हैं। फिर कितने ड्रॉप्स गिरते हैं इसके, वो थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटली सरफेस टेंशन मालूम करते हैं। तो दैट इज़ द शेप ऑफ द स्टेल्गमोमीटर। तो स्टेल्गमोमीटर इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड्स। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। तो शाबाश, लिख लें, नोट डाउन कर लें इसको, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। बात बहुत इंपॉर्टेंट, मरकरी का सबसे ज़्यादा होता है सरफेस टेंशन और सबसे कम किसका होता है बच्चे, डाईइथाइल ईथर का होता है। अच्छा, अल्कोहल का ज़्यादा होता है ईथर से, वो क्यों? इसीलिए क्योंकि ईथर अपना ये जो इथाइल अल्कोहल है इसके पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग इनवर्ट पुल। तो इसीलिए इथाइल अल्कोहल का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से इसके अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं। याद करें, जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसके टाइप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वान डेर वाल फोर्स हो गया, लंडन फोर्सेस हो गए, और उसके बाद डायपोल फोर्सेस हो गए, डायपोल फोर्सेस हो गए, डायपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस हो गए। ये जितने भी सारे फोर्सेस हैं ना, दीज ऑल फोर्सेस आर वीक टाइप ऑफ फोर्सेस। इन्हें हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा, इन सब इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस में से जो स्ट्रॉन्गर है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सब से स्ट्रॉन्गर है। जैसे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, एडेटिव बॉन्ड, इन तीनों में से जो स्ट्रॉन्गर होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इस तरीके से बच्चे इन 6 इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से अल्कोहल का सरफेस टेंशन वैल्यू ज़्यादा है देन द ईथर, बिकॉज दिस इथाइल अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग इट्स मॉलिक्यूल्स, जबकि डाईइथाइल ईथर के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसी टॉपिक से आगे हम कंटिन्यू करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन। बात वही सिंपल कि जैसे विस्कोसिटी में सारे फैक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से सरफेस टेंशन के ऊपर भी सारे लगेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेम केसेस हेयर लाइक द विस्कोसिटी। तो सरफेस टेंशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे बच्चे कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस सरफेस टेंशन, इट इज़ रिलेटेड विथ सरफेस टेंशन। अच्छा, अगर बात समझ में आ रही है आप बच्चों को तो काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स, ताकि ये सेशन आप बच्चों का अच्छा हो जाए। केमिस्ट्री में इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स उठा लो और यू कैन गेट इजीली द एम ऑफ योर लाइफ। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। Your success is directly proportional to your self study. नाउ थोड़ा फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स के बाद हम आ जाते हैं कैपिलरी एक्शन की तरफ। अब फैक्टर्स में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है? तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो है अट्रैक्टिव फोर्सेस। माना सरफेस टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, जैसे हमने विस्कोसिटी में पढ़ा था। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो इनवर्ट पुल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जब इनवर्ट पुल ज़्यादा होगा तो सरफेस के ऊपर जो फोर्स होगा, जो टेंशन होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। सेकंड वन ये कि सरफेस टेंशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लाइक विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी में भी ये हो रहा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चे तो क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सेम केसेस इज़ हेयर। अगर हम पानी की बात करें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो सरफेस टेंशन का वैल्यू है बच्चे
वो है 74.5 डाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, डाइन्स पर सेंटीमीटर। अगर इसको और अगर हम राइज़ कर रहे हैं 20 तक ले जा रहे हैं तो ये बच्चे हो रहा है 72.5। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सपोज़ 25 तक ले जा रहे हैं तो ये 71.67। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इफ़ वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है बच्चे, अगर हम इस पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 10 पे है 74, सरफेस टेंशन कितना, डाइन्स पर सेंटीमीटर। फिर टेम्परेचर हमने 10 में से 20 किया तो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हुआ, और हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो और सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। इफ़ वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। लाइक जैसे तीसरा फैक्टर हमने पढ़ा था नेचर ऑफ दी लिक्विड्स। अब नेचर में ये है कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वही सेम थिंग कि जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं दे हैव लो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन एज़ कम्पेयर टू नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, वोलेटाइल वोलेटाइल। ठीक है बच्चे, तो जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उनका सरफेस टेंशन का वैल्यू हमेशा कम होगा देन द नॉन वोलेटाइल। अब वोलेटाइल कैसे, जैसे सपोज सबसे नीचे पड़ा था ईथर से ऊपर पड़ा था अल्कोहल। ठीक है बाबा, अल्कोहल से ऊपर था एसीटोन से ऊपर बेंजीन। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। तो वोलेटाइल होने की वजह से इनका सरफेस टेंशन वैल्यू कम है देन द नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स में सपोज जैसे वाटर है, आप वो ऐड कर दो, या मरकरी हो गया Hg। तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स हैज़ अ हाई वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन एज़ कम्पेयर टू वोलेटाइल लिक्विड्स। एक MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैव लो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन देन वाटर। वो क्यों? इसीलिए क्योंकि वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर टाइप ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज़ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इज़ अ वेरी मच स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू अदर ऑल टाइप्स ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्गेनिक जो लिक्विड्स होते हैं उनका सरफेस टेंशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगर आप सिलेबस में देखें तो पानी का 72 है, वो सबसे ज़्यादा है, देन द ईथर, अल्कोहल, एसीटोन या बेंजीन। क्लियर बच्चे? अब हम आ जाते हैं कैपिलरी रिएक्शन की तरफ। किन बुक्स में ये लिखते हैं कि कैपिलरी रिएक्शन इज़ ओनली राइज ऑफ अ लिक्विड, सिर्फ राइज होता है, नहीं। तो कैपिलरी रिएक्शन है क्या बच्चे? इट इज़ राइज एज वेल एज़ फॉल। कभी लिक्विड्स राइज होते हैं, कभी लिक्विड्स फॉल होते हैं। तो इसकी सूटेबल डेफिनेशन ये हो जाएगी कि इट इज़ राइज और फॉल। फॉल मीन्स गिरना। इट इज़ राइज और फॉल of a liquid, it is rise or fall of a liquid in a capillary tube, in a capillary tube। कैपिलरी ट्यूब ऐसे जैसे स्ट्रॉ होती है जो हम कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। तो इट इज़ राइज। दो बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, राइज या फॉल। ठीक है, राइज भी होते हैं लिक्विड्स, कुछ फॉल भी हो जाते हैं। चलो इनसे पहले कुछ हम और पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ द लिक्विड्स। दो टाइप्स के होते हैं लिक्विड्स, दो टाइप के लिक्विड्स होते हैं। कैसे? जैसे सपोज़ आप इसकी पिक ले लो, ये मैं मिटा के यहाँ पे लिखूँगा टाइप्स ऑफ द लिक्विड्स। कुछ होते हैं वेटिंग लिक्विड्स, कुछ होते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड्स। तो काइंडली डू टेक दी पिक ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर नई चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के फिर आखिर में इसको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ कैपिलरी रिएक्शन। तो ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब हम पढ़ते हैं सिर्फ कैपिलरी रिएक्शन। ये है क्या? दिस कैपिलरी रिएक्शन इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। ब्रैकेट में भले आप लिख लो, दिस इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन, दिस इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। अच्छा, लिक्विड्स के टाइप्स में आपको बता रहा था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेटिंग लिक्विड्स। वेटिंग लिक्विड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन वेटिंग लिक्विड्स। नॉन वेटिंग
नॉन वेटिंग लिक्विड्स। तो वेटिंग लिक्विड्स क्या होता है? अब देखो बहुत आसान बात, पानी भी लिक्विड है, मरकरी भी लिक्विड है। हम दो लिक्विड्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, एक मरकरी दूसरा वाटर, ठीक है। बस याद कर लो, दो लिक्विड्स ही हैं आपके सिलेबस में, एक क्या वाटर, दूसरा क्या मरकरी। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। इन दोनों के ऊपर 5 से 6 MCQs आते हैं एंट्री टेस्ट में, वो सारे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो वेटिंग लिक्विड किससे शुरू हो रहा है? W से। तो समझो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज़ W मीन्स वाटर। रटा लगाने में बहुत आसानी कि विच लिक्विड इज़ अ वेटिंग लिक्विड, याद कर लो वाटर, क्योंकि W के साथ आप ऐड कर दो। तो वाटर इज़ अ वेटिंग लिक्विड। कैसे वेटिंग लिक्विड है? जैसे पानी का गिलास लो, आप कपड़े के ऊपर लगा दो, बिल्कुल वेट कर लेगा, उसको गीला कर लेगा, मीन्स चिपक जाएगा, एडहेयर हो जाएगा, अटैच हो जाएगा उसके साथ। तो वाटर इज़ अ वेटिंग लिक्विड। इसकी जगह पे अगर आप एक गिलास लो मरकरी का, मरकरी आप लगा दो इस बोर्ड को, तो एक ड्रॉप भी इसके साथ अटैच नहीं होगा, पूरा मरकरी नीचे गिर जाएगा। मीन्स मरकरी इसके साथ अटैच नहीं हो रहा, एडहेयर नहीं हो रहा, इसको गीला नहीं कर रहा, इसको वेट नहीं कर रहा। तो मरकरी इज़ एग्जाम्पल ऑफ नॉन वेटिंग लिक्विड। मरकरी, इसकी सिंबल बच्चे कभी मरकरी लिखते हैं, कभी Hg करके लिखते हैं। तो मरकरी इज़ अ नॉन वेटिंग लिक्विड। नॉन वेटिंग क्यों? कि कपड़े को गीला नहीं कर रहा, अटैच नहीं हो रहा किसके साथ, किसी और सरफेस के साथ। अच्छा पानी गिलास ले लो, पानी लगा दो बोर्ड को, तो कुछ ना कुछ ड्रॉप्स अटैच हो जाएंगे। यहाँ से हमने क्या सीखा कि वाटर इज़ अ वेटिंग लिक्विड, जबकि मरकरी इज़ अ नॉन वेटिंग लिक्विड। तो वाटर का भले आप यहाँ पे फार्मूला डाल दो, H2O किस फॉर्म में बच्चे? लिक्विड फॉर्म में। अगर H2O इस फॉर्म में लिखो सॉलिड फॉर्म में तो वो आइस कहलाएगा, अगर G में आ जाए तो वो स्टीम, क्योंकि दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइस, वाटर एंड स्टीम। तो वाटर इज़ अ वेटिंग लिक्विड, मरकरी इज़ अ नॉन वेटिंग लिक्विड। चलो वेटिंग और नॉन वेटिंग के बारे में और कुछ क्या चीज़ें हैं याद करें। यहाँ पे बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि वाटर हैज़ 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस। याद करें जो पानी होता है, वाटर होता है, इसके अंदर एडहेसिव फोर्सेस कुछ ज़्यादा होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं, ग्रेटर एडहेसिव फोर्सेस, ऐसे समझो आप, ठीक है बच्चे। जबकि इसके अंदर कोहेसिव फोर्सेस भी प्रेजेंट होते हैं, कोहेसिव आर आल्सो प्रेजेंट। बात है बहुत इम्पोर्टेंट याद करने की, इस बात को समझें। आप कोई भी लिक्विड उठा लो, बात को समझें, दिस डेफिनेशन लाइन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप कोई भी लिक्विड उठाओ, वेटिंग हो, नॉन वेटिंग हो, वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल हो, कैसा भी लिक्विड हो, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कोहेसिव फोर्स ज़रूर होंगे। ऑल टाइप ऑफ लिक्विड्स कंटेन अ फोर्स दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है? अमंग द सेम मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बच्चे, वो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, याद करें, विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर वो लिक्विड किसी के साथ अटैच हो जाए तो समझो उसमें एडहेसिव फोर्सेस है, अटैच नहीं हो रहा तो एडहेसिव फोर्सेस नहीं है। जैसे मरकरी अटैच नहीं हो रहा है तो उसके अंदर सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस है। माना ऐसे समझो कि मरकरी के अंदर कोहेसिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्सेस। जबकि अगर हम पानी की बात करेंगे बच्चे, तो पानी के अंदर क्या होता है? एडहेसिव फोर्सेस आर प्रीडोमिनेंट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। तो हर लिक्विड में कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, किन लिक्विड्स में एडहेसिव फोर्सेस होते हैं, किन में नहीं होते। पानी अटैच हो रहा है तो एडहेसिव फोर्स है, मरकरी अटैच नहीं हो रहा तो उसमें एडहेसिव फोर्स नहीं है। बाकी जो हर लिक्विड में फोर्स जो स्ट्रॉन्गर होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है, वो ज़रूर होता है। अच्छा, नॉन वेटिंग में क्या होता है बच्चे? कि ग्रेटर कोहेसिव फोर्सेस, इसके कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्सेस। तभी हम कहते हैं कि एडहेसिव फोर्सेस एब्सेंट है। ग्रेटर कोहेसिव फोर्सेस देन एडहेसिव फोर्सेस, देन एडहेसिव फोर्सेस। याद करो बच्चे, जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं उनमें एडहेसिव फोर्सेस आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर, ग्रेटर एज कम्पेयर टू कोहेसिव। जबकि इन केस ऑफ नॉन वेटिंग लिक्विड्स दे हैव स्ट्रॉन्गर या ग्रेटर कोहेसिव फोर्सेस, क्योंकि लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स में इतने फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो किसी और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने नहीं देते अपने मॉलिक्यूल्स को, वो आपस में लगे होते हैं। तो ओके, अब आते हैं वापस कैपिलरी रिएक्शन की तरफ। इट इज़ राइज या फॉल ऑफ अ लिक्विड। याद करें, कुछ लिक्विड्स राइज होते हैं, कुछ लिक्विड्स फॉल हो जाते हैं, किस में? इन अ कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पे 2 किस्म के मैं बना रहा हूँ कंटेनर्स। यहाँ पर दिस इज़ कंटेनर नंबर 1, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर मैं लिक्विड सपोज यहाँ तक ऐड कर रहा हूँ, दिस इज़ द लिक्विड, ये पूरा फिल्ड है विद द लिक्विड।
ये यहाँ से टूट गया, अब इसको मिला रहा हूँ। तो ये है लिक्विड इसके अंदर। दूसरा कंटेनर फिर हम उठा रहे हैं ये वाला। अब इसके अंदर हम ये दूसरा लिक्विड डाल रहे हैं। ये है लिक्विड, ये भी है फिल्ड विद द वाटर या फिल्ड विद द लिक्विड। अब दो लिक्विड है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही लिक्विड्स हैं, एक वाटर और दूसरा मरकरी। सारे एमसीक्यूज इन दोनों के ऊपर होते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दिस इज़ वाटर, तो है ग्रीन, तो मैं वाटर डाल रहा हूँ इसके साथ वाटर, और इसको मैं कर रहा हूँ दिस इज़ मरकरी Hg। कैपिलरी होता क्या है, जैसे स्ट्रा होती है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब होता है, अंदर से खाली होता है बिल्कुल। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ कैपिलरी ट्यूब, दिस इज़ द कैपिलरी ट्यूब। अब ये मैंने इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब ऐड कर दिया, ठीक है, दिस इज़ कैपिलरी, दोनों तरफ से इसको होल होता है, दिस इज़ द कैपिलरी ट्यूब। अब जैसे हमने कैपिलरी इसके अंदर ऐड की तो हमने क्या देखा कि ये जो लिक्विड है यहाँ पे कंटिन्यूसली इसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो ये लिक्विड यहाँ से राइज होके सपोज़ यहाँ तक आ गया, ठीक है, लिक्विड राइज होके कहाँ तक आ गया, इस कैपिलरी में वो राइज होके यहाँ तक आ गया। यहाँ पे भी दो एमसीक्यूज हैं, तो गौर से सुने बच्चे कि यहाँ पर ये लिक्विड राइज हो गया। राइज कैसे हुआ, हम क्यों कहें कि ये राइज हुआ। अब देखो ये लेवल होती है, दिस इज़ अ लेवल ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड की अपनी लेवल है। अगर कैपिलरी ऐड करने के बाद इस लेवल से कोई लिक्विड ऊपर आ जाए तो समझो वो लिक्विड राइज हुआ है। वो लिक्विड क्या हुआ है बच्चे, वो राइज हुआ फ्रॉम हायर टू लोअर, बिल्कुल राइज होके इंक्रीज़ हो गया लेवल में। अच्छा एक बात यहाँ पे, अच्छा दूसरी कैपिलरी में इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये कैपिलरी ट्यूब मैंने इसके अंदर ऐड किया। ये क्या है बच्चे, देखो मरकरी है। अब क्या होगा, इसमें भी ये जो मरकरी इसके अंदर पड़ा हुआ है वो मूव करेगा आके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक फिल हो गया, ये मरकरी यहाँ तक आ गया। दो एमसीक्यूज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह बच्चों के साथ वो शेयर करूँगा इसी क्लास में, इसी लेक्चर में। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे लेवल है पानी मरकरी की, ये है, इस लिक्विड की लेवल है ये, जबकि इस लिक्विड की लेवल ये थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड राइज हो रहा है, अबव द लेवल है, तो हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे बच्चे, राइज। और ये लेवल है लिक्विड की, जबकि ये राइज नहीं हो रहा, ये मरकरी यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल, डाउनवर्ड की तरफ फॉल हो रहा है। तो एमसीक्यू है एंट्री टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट, कि जैसे मैं पहले लिख रहा हूँ वेटिंग लिक्विड्स, वेटिंग लिक्विड, जैसे वाटर है इसका एक बेस्ट एग्जांपल। सा कोल्ड ड्रिंक्स भी होते हैं क्योंकि उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉ डालो ना कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो खुद ब खुद वो ऊपर आ जाती है। दिस इज़ व्हाट अ कैपिलरी एक्शन और वेटिंग लिक्विड। वेटिंग लिक्विड लाइक वाटर राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, इन अ कैपिलरी ट्यूब। सीटी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कैपिलरी ट्यूब। चलो पूरा लिख लेता हूँ, इन कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि ये है एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू। दिस इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट लाइन, कैपिलरी ट्यूब। इसको भले आप एमसीक्यू करके लिख लो कि डैश लिक्विड विल राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब, वेटिंग नॉन वेटिंग बोथ नन ऑफ दिस। तो आप क्या टिक करोगे बच्चे, वेटिंग लिक्विड। अगर कहें कि डैश लिक्विड विल राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब, ऑप्शन नंबर 1 वाटर, नंबर 2 मरकरी, नंबर 3 बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, तो आप क्या कहोगे, वाटर, क्योंकि वाटर इज़ अ वेटिंग लिक्विड, इट विल राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब। एमसीक्यू नंबर 2, नॉन वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बच्चे वो है मरकरी, Hg। अच्छा वो राइज हो रहा है तो ये क्या होगा, फॉल इन अ कैपिलरी ट्यूब, इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो मरकरी ऐसा लिक्विड है जो राइज नहीं होता इन अ कैपिलरी ट्यूब, जबकि क्या हो जाता है बच्चे, फॉल हो जाता है।
और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, अगर इस कैपिलरी को आप फोकस करो यहाँ पे, तो ये जो मैंने शेप ऑफ द मेनिस्कस यहाँ पे बनाया हुआ है वो है कॉनकेव मेनिस्कस। ये भी एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू है कि कॉनकेव मेनिस्कस या कॉनकेव शेप ऑफ द मेनिस्कस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डैश लिक्विड, वेटिंग नॉन वेटिंग बोथ नन ऑफ दिस। तो आप क्या कहोगे? वेटिंग लिक्विड। वाटर विल गिव अस कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है? जैसे ये कैपिलर ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चे। अगर लिक्विड इस फॉर्म में आ जाए नीचे डाउनवर्ड में आ जाए तो हम इसे कहेंगे कॉनकेव। दिस इज़ द कॉनकेव शेप ऑफ द मेनिस्कस। दिस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लिक्विड दैट इज़ वाटर, और ये वाटर इज़ अ वेटिंग लिक्विड। अगर आप दूसरी कैपिलरी उठाओ, उसके अंदर आप लिक्विड डालो, तो अगर उसका शेप ऐसा आ जाए, अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, ये कॉनकेव है, अपवर्ड में आ जाए तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स शेप ऑफ द मेनिस्कस इज़ गिवन बाय विच टाइप ऑफ लिक्विड? दैट इज़ नॉन वेटिंग लिक्विड। और बच्चे वो क्या होता है? वो मरकरी होता है, या जिनमें कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो, कोहेसिव फोर्सेस क्या हो बच्चे? स्ट्रॉन्गर हो देन द एडिसिव फोर्सेस, तो कॉन्वेक्स शेप शो करते हैं। और इनमें क्या होता है? एडिसिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन कोहेसिव फोर्सेस। तो शेप ऑफ द मेनिस्कस विल बी डाउनवर्ड कॉनकेव, क्योंकि ये इसके साथ यहाँ पे अटैच हो रहा है, अटैचिंग फोर्स यहाँ पे हो रहा है सॉलिड और लिक्विड के बीच में। तो जब सॉलिड और लिक्विड में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाएं बच्चे मॉलिक्यूल्स में, तो उस किस्म के फोर्स को हम कहते हैं एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स इज़ अमंग द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जबकि यहाँ पे ये जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स से आपस में चिपके हुए हैं, इसके साथ अटैच होने नहीं दे रहे, क्योंकि मरकरी के पास एडिसिव फोर्स इतने स्ट्रॉन्गर नहीं है कि वो ग्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स जो इस ग्लास के उनके साथ अटैच हो जाए। तो हेयर एडिसिव फोर्सेस आर एब्सेंट। कॉन्वेक्स शेप आ जाता है किसका? मेनिस्कस का। जबकि इन केस ऑफ वेटिंग लिक्विड्स द शेप ऑफ द मेनिस्कस विल बी कॉनकेव, और इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है वाटर। तो कैपिलरी रिएक्शन में यहाँ तक यही था। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो सरफेस टेंशन होता है ये क्या करता है? याद करें, सरफेस टेंशन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट, भले आप लिख लो, यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि सरफेस टेंशन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। अच्छा, एक बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू याद आ गया। जो फॉलिंग ड्रॉप होता है, रेन होता है, बारिश होती है, या किसी भी टैप से पानी आ रहा है, तो याद करो फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप इज स्फेरिकल हो जाता है। क्यों स्फेरिकल हो जाता है? क्योंकि उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अंदर के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ इनवर्ड पुल करते हैं। इनवर्ड पुल होने की वजह से अगर शेप किसी भी चीज़ का ऐसा है तो वो स्फेरिकल हो जाएगा। ड्यू टू इनवर्ड पुल फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप इज स्फेरिकल। याद करें, फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू डैश, आप कहोगे सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो दिस इज़ द एमसीक्यू ऑफ एनी टेस्ट कि फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप इज स्फेरिकल, दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्यों? कि जब अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चारों तरफ से, हर तरफ से सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं, तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्फेरिकल शेप। तो पहले क्या हो जाता है? सपोज ऐसे हो जाता है, ऐसे मीन्स एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, दिस इज़ द सरफेस एरिया। जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं, कौन से लिक्विड्स होते हैं? लाइक वेटिंग लिक्विड्स, वाटर का सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, ठीक है बच्चे। अगर हम यहाँ पे मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी ऐसा नहीं होगा, भले एरिया इतना ही हो, मगर मरकरी इसको रिड्यूस कर लेगा। मरकरी का ये शेप आ जाएगा। तो क्या हुआ कि सरफेस एरिया अगर हम देखें वो कम होता है बच्चे, किसका? मरकरी का। मीन्स क्योंकि इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है। जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं वो इजीली वेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा जगह ले लेते हैं, उनका सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो जाता है, या सरफेस की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। जबकि इन केस ऑफ लिक्विड्स, जैसे नॉन वेटिंग लिक्विड्स होते हैं, नॉन वेटिंग लिक्विड्स, और ये किसके लिए? वेटिंग लिक्विड्स के लिए। तो
सरफेस एरिया के बारे में एक थोड़ा एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं। चलो यहाँ पे देखो, इसका कांटेक्ट जो हो रहा है वो कम हो रहा है, तो मीन्स एरिया टू द कांटेक्ट एरिया ऑफ अ सरफेस इन कांटेक्ट इज़ रिड्यूस्ड। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस एरिया था वो कम हो गया, जबकि जो वेटिंग लिक्विड्स हो जो इजीली वेट हो जाते हैं। याद करें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि सरफेस एरिया किन का ज़्यादा होता है, वेटिंग लिक्विड्स से नॉन वेटिंग लिक्विड्स। ये MCQ आ सकता है कि तो यू विल से दैट वेटिंग लिक्विड्स हैव लार्जर सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू नॉन वेटिंग लिक्विड्स। क्यों कि हमने पढ़ा है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लेता है, इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। सपोज़ ये इस लेंथ की एक किस्म जो कि मेटालिक थिन मेटालिक राड है ये, ठीक है बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अंदाज़न कितना 8 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं राउंड शेप में लेकर आऊँ, ठीक है बच्चे, अगर ये राउंड शेप में आ जाएगा, सपोज़ यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। अगर इसी राड को बेंड करके मैं राउंड शेप में लेकर आऊँ, ठीक है बच्चे, जब राउंड शेप में ये आ जाएगा तो इसका कांटेक्ट सिर्फ ये होगा, या इसका कांटेक्ट सिर्फ ये होगा, पूरा अवेलेबल नहीं होगा इसका सरफेस फॉर द कांटेक्ट। कोई चीज़ इसके साथ कांटेक्ट में आएगी ना तो वो कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बस सिर्फ 2 सेंटीमीटर, या यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर। तो इनवर्ट पुल स्फेरिकल शेप इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन, दैट्स वाई दिस सरफेस टेंशन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया फ्रॉम हायर टू लोअर वैल्यूज़। तो याद करें ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरफेस टेंशन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड्स। तो दिस इज़ द एंड ऑफ योर टुडेज लेक्चर, सरफेस टेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन। तो काइंडली डू लाइक सब्सक्राइब, ताकि मेरे जो नए वीडियो लेक्चर्स आप बच्चों के लिए बना रहा हूँ अपलोड करूँ तो जल्दी में आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आप बच्चों के पास आ जाए, ताकि आप इजीली जाके उसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच।